लोगों को एक सेफ स्पॉट चाहिए, बी देयर सेफ स्पॉट। दुनिया से उनको बचाओ, और कई बार दुनिया से बचाने का मतलब ये भी होता है कि आप उन्हें मोटिवेट करके बाहर भेजो कि डेंजर की तरफ जाओ, या डांटो भी, जैसे आप डांटो। मैं कोई भी नया काम क्यों करूं? अगर मेरा क्यों बहुत छोटा है, कोई भी नया काम ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा। अगर मेरा वाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैबिट्स बहुत इजीली फॉर्म होती हैं। बस ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन उनके प्रोटेक्ट करने का तरीका यूजुअली बच्चों को खराब करता है। एक सक्सेसफुल माइंडसेट के हैक्स क्या होते हैं? एक कंसिस्टेंट रूटीन होना चाहिए, बिकॉज अपनी डेली हैबिट्स के अंदर कौन सी चीजें इनकॉर्पोरेट करे बिना आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे? सबसे पहले जब आप उठ रहे हो, डोंट यूज योर फोन। सेकंड, हर रोज ये करनी चाहिए। हर रोज ये करना है। ये स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़ा हुआ है? अगर आप हर समय मुझ में डूबे हो, मेरे बारे में सोच रहे हो, मतलब जो भी मुझे चीज चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड टू मी। मेरे को लेने जाने की भी जरूरत नहीं है। किस तरीके से आप अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को एंड गोल में कन्वर्ट कर सकते हो? आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड। आप खुद पर चीट कर रहे हो। ये हमें हेल्प करता है स्थिर रहने में। कैसे फाइटिंग स्पिरिट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो? यू हैव नॉट डन एनीथिंग। आपने ट्राई नहीं किया है। उठ के पहले घर से बाहर निकलो, चैलेंजेस फेस करो, दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड करो, देन यू विल फिगर इट आउट ऑन योर ओन। क्या साइकोलॉजी होती है एक सक्सेसफुल इंसान के सोचने के तरीके में और एक स्ट्रगलिंग इंसान के सोचने के तरीके में? शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, बॉडी के लेवल पर हो, इमोशंस के लेवल पर हो, चाहे आप बस लिख रहे हो कि मुझे ऐसा करना है। गंदी आदतें अभी भी आपकी हैं, कोई बात नहीं। ये सारा डिस्कशन आज के पॉडकास्ट में सौरभ गांधी के साथ हुआ है। सौरभ गांधी एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं जिन्होंने साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच के कंजंक्शन पॉइंट को ढूंढ करके ये अपने ऑडियंस को समझाने की कोशिश करी है कि कैसे ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं और कैसे इनको यूज करके आप अपने लाइफ के वो गोल्स अचीव कर सकते हो जो शायद नॉर्मल टेंडेंसीज की वजह से आप नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना है। सौरभ भाई, पहले पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में अपनी लाइफ में आपको बताता हूँ। मैंने जब पॉडकास्ट स्टार्ट करा था 8-9 महीने पहले, तो मैंने आपका एक शॉर्ट देखा। मैंने सोचा यार ये कोई साइकोलॉजी इतनी ज़बरदस्त तरीके से हिंदी में समझा रहा है, ऐसा कोई गेस्ट कभी मेरे पॉडकास्ट पे आ जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। मैनिफेस्टेड, यस। तो पहले 8 महीने में जो है मेरे को ये आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। सो इट इज़ अ ह्यूज प्लेजर फॉर मी एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन हु इज़ बीन योर ऑडियंस एज वेल। सो थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। सौरभ, पहले ये बताओ, सौरभ गांधी जब बात होती है तो डांट तो बहुत पड़ती है आपसे आपके वीडियोस में, एंड राइटफुली सो, क्योंकि आप माइंडसेट कैसे बेटर कर सकते हैं अपना वो समझाते हैं। बट सौरभ की अपनी जर्नी क्या रही है? व्हाट हैज़ मेड यू सौरभ गांधी? अगर हम एकदम पीछे जाएं, चाइल्डहुड पे जाएं, तो शुरू से मेरे अंदर ये था, जस्ट बिकॉज मैंने अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, एंड जो भी फैमिली में हमारे रिलेटिव्स भी हैं, कहीं ना कहीं टेंशन हर एक के बीच में है। अपनी हमारी फैमिली में टेंशन है, हर जगह टेंशन है, कुछ ना कुछ लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है। तो आई वॉज लाइक कि कुछ ना कुछ मैं करूँगा जिससे ये प्रॉब्लम कम हो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, बट कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। बट आगे चलते चलते कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए जहाँ पर मेरे को लगा कि ओके, दिस मेक सेंस और मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। एक इंस्टेंस ऐसा था जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी 2009 में। तो जब मैंने पहली बार टीवी पर देखा कि ये कैसा बंदा है, टीवी पर मैं देख रहा हूँ हर कोई बंदा उनके ऑडियंस में जो कॉन्सर्ट में आए हुए हैं वो बेहोश हो रहा है। आई वाज लाइक कुछ तो है। कई इंसान जो होते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ इतना बड़ा करते हैं कि लोगों पर इतना इम्पैक्ट होता है कि वो अपनी बॉडी में वो समा ही नहीं पाते हैं उस एनर्जी को, उस इंटरेस्ट को। तो ये एक इंस्टेंस था, और ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए जहाँ पर मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ मेरे को अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोगों की लाइफ में मैं कुछ दे सकूं, उनको ऐसा मैं फील करा सकूं। एंड कॉलेज के बाद एक बहुत बुरा मेरा फेज़ आया था, लोएस्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ। उससे नीचे मैंने कभी उतनी ज़्यादा डार्कनेस नहीं देखी थी, और मैं विश भी नहीं करता कि कोई देखे। हुआ ये था, कॉलेज ख़त्म हुआ है और करियर का मेरे को नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। साथ ही साथ उस टाइम पर मेरा बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है। आपके घर में हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, दे आर बीइंग यूजफुल। पापा पैसे कमा रहे हैं, बड़ी बहन पैसा कमा रही है, एंड मम्मी अपना काम कर रही है, बट यू आर जस्ट अ लूजर। क्योंकि आपका कॉलेज ख़त्म हो गया, आप घर पे बैठे हुए हो। एक जो आपका लाइफ चलाने का जो उस समय डर रहा है, या एक कंपेनियन जो लाइफ में है, उसने आपको एक रिजेक्ट कर दिया। या देयर वाज नो होप कि मैं करूं क्या।
और आसपास भी अगर मैं फ्रेंड्स को देख रहा हूँ जो मेरे को पता है कि दे आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, मेरे को पता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है, उनकी इंटेंशन उतनी अच्छी नहीं है, उनके रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स से उतने अच्छे नहीं है, बट वो भी 20-30 हज़ार कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ वो भी कमा रहे हैं। और 20-30 हज़ार उस टाइम पे ऐसे लगते थे कि यार जीरो से बेटर है वो। तो उस टाइम पर बहुत लो था। आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो कि मैं डार्केस्ट फेज में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं फील कर रहा हूँ दैट आई एम, मैं रात को पूरी रात जाग रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैंने अपनी बहन को मैसेज कर दिया दैट आई थिंक आई एम इन डिप्रेशन, मम्मी पापा को मत बताइए। और सुबह वो काम पे जा रही है, वो जॉब पे जा रही है और सुबह मैं उठाऊँ, आसपास मम्मी पापा खड़े हुए हैं, क्या हो गया बता। अच्छा। वो ऐसे करके खड़े हो गए हैं कि क्या तूने बहन को बोला हुआ, सुरभि को क्या बोल के गया तू। सुरभि बहुत टेंशन में थी, तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, बिकॉज पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं समझ आती है कि डिप्रेशन क्या है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। उन्होंने एक बहुत सिंपल लाइफ जी है, उनकी लाइफ ऐसे रही है स्ट्रेट। तो जब भी किसी लाइफ में लो आता है, पेरेंट्स को ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये शायद भटक गया है, इसको हम थोड़ा सा हेल्प कर दें, इसको समझा दें कि ये सब कुछ असली नहीं होता है, बट इट्स ऑब्वियसली रियल। इट इज़ रियल एंड क्लिनिकल ऑल्सो, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपके ब्रेन में जिस तरह के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं एंड सेरोटोनिन नहीं रिलीज कर पा रहा, आपका ब्रेन बना नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से जो आप फील कर रहे हो वो सिर्फ आपके थॉट्स शिफ्ट करने से हमेशा हो सकता है हेल्प ना करें। और सेरोटोनिन डायरेक्टली रिलेटेड होता है एक मेल के स्टेटस से, जो मैं फील कर रहा हूँ कि सोसाइटी में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर मेरे को ये लग रहा है कि मैं सोसाइटी में कहीं स्टैंड नहीं करता, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, जो भी मेरा गोल है उस तक मैं उसके पास नहीं पहुंच रहा, तो मेरे दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामिन, ये चीज़ें नहीं रिलीज होंगी। ये चीज़ें रिलीज ही तब होती हैं जब मेरी लाइफ में कुछ बेटर चीज़ें होती हैं, प्रोग्रेस हाँ दिख रहा है। अगर तो बहुत सारे लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं, जो आगे नहीं बढ़ रहे होते, उनका रीज़न यही होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर नहीं रहे हो। तो मैंने कई वेबसाइट चालू करी सेल्फ हेल्प वगैरह पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे, बिकॉज उस टाइम पे मैं खुद के लिए फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पर जाऊँ, क्या करूँ, माइंड की जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है, जो इतनी कन्फ्यूजन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यू वर रीडिंग थ्रू सो दैट यू कैन हेल्प योरसेल्फ। Yes. और क्योंकि उसमें आप इतना डीप उतर गए, तो यू फेल्ट कि वही चीज़ आप जो है स्टार्ट करके यू कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो। सी, अगर आप किसी भी गुरु को देखो, किसी भी टीचर को देखो, जो भी अच्छा गुरु या फिर अच्छा टीचर होता है, वो खुद एक बार एक स्टूडेंट था, वो खुद उस फेज से गुजरा हुआ है। एवरी मास्टर वॉज वंस अ फूल, ये चीज़ होती है। तो ऑब्वियसली मेरे साथ, मैं लोगों से रिलेट इसलिए कर पाता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स की मदद इसलिए कर पाता कर रहे हैं मेरे को यूट्यूब पे, ओनली बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि जहां पर तुम हो वहां पर मैं था। तुम अभी लूजर फील कर रहे हो, मैं भी वैसा ही था। तुम भी सोच रहे हो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद किसी और पर डाल दूं और मैं बच जाऊं, मेरे को काम ना करना पड़े, मैं भी वही कर रहा था। तो आगे चलकर मैंने कई चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करी कि वेबसाइट मैं बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। एक मैंने डॉग्स के ऊपर वेबसाइट बिल्ड की थी, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं इतना डेस्परेट हूँ कि कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से मैं अपनी सेल्फ वर्थ बिल्ड कर पाऊँ। बट वो भी चीज़ काम नहीं करी, बिकॉज डेस्परेशन से कोई चीज़ काम नहीं करती है। मैं फियर में हूँ, फियर से कभी काम नहीं करना चाहिए, प्यार से और एक्सपेंसिव एनर्जी के साथ हमें काम करना चाहिए। तो उसके बाद मेरे को लगा कि साइकोलॉजी में इतना स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को समझ आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में क्या चीज़ें गलत कर रहा हूँ, तो मैं यही चीज़ लोगों को बता सकता हूँ। फिर मैंने सोचा एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, साइकोलॉजी इन हिंदी नाम रख के। और उसका नाम मैंने इसलिए रखा है बिकॉज मैंने सोचा SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बढ़िया रहेगा। कोई भी अगर सर्च करेगा कि साइकोलॉजी फैक्ट, साइकोलॉजी इन हिंदी, तो मेरा टॉप पर आएगा। और यही हुआ। और विद इन 1 ईयर तक वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 ईयर के बाद सडनली वन वीडियो वेंट वायरल, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उस पर। और एकदम से मैं देख रहा हूँ दिन पर दिन 50,000 सब्सक्राइबर्स, 60,000, 70,000, ऐसे हर दिन के 10-20 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को मिल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या है, भगवान हमारे साथ भी ऐसा करा दे। जरूर हाँ। करेगा। बट कहीं ना कहीं तब भी ये लगता है, बिकॉज प्रोग्रामिंग वो है ना कि मैं डिजर्व भी करता हूँ ये चीज़, मेरे को इतनी चीज़ मिल गई है, बट क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ? ऑल्दो मैंने उस चीज़ के लिए काम किया है, वेट भी किया है इतने साल, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसे ही ग्रो करना होता है। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट मैंने इंटरप्ट कर दिया, लेकिन 80% आप में से जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट पॉडकास्ट ज़रूर एंजॉय करते हैं। तो पहले उसके लिए थैंक यू। थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी अगर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि अगले पॉडकास्ट के बारे में आपको पता रहेगा, और हमारा पॉडकास्ट जो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं वो और ग्रो करता रहेगा। बैक टू योर पॉडकास्ट नाउ। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। जिसको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, भर दो, स्पैम कर दो इस पूरे कमेंट सेक्शन को। और जिसने, जो भी मेरी ऑडियंस से आ रहा है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू आर मिसिंग आउट। इसमें ना क्रिएटर्स की दुनिया में एक चीज़ कहते हैं जो कि बहुत बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्चुअली एप्लीकेबल है,
कि वो जो एक वीडियो वायरल गया ना, वो एक वीडियो नहीं है, उसके पीछे जो 10 वीडियोस, फेल्ड वीडियोस की जो लर्निंग है वो सब उस एक वीडियो में जुड़ी हुई है। हर कोई जब बाहर से देख रहा होता है उन्हें ये लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस, एकदम से ये हुआ, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। हम अगर देख नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं है कि बीज मिट्टी के नीचे डार्कनेस में ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो वहाँ पे कर रहा है, वो बस अभी सरफेस पर आया नहीं और कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है, बट काम अभी भी चल रहा है। होता क्या है, जब आप फेसलेस कोई चीज़ बना रहे होते हो उस पर आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको जानता नहीं, आपकी बस आवाज़ सुन रहा हूँ, मे बी आई कैन रिलेट टू यू, बट अगर आपका फेस भी है, अगर आप बता रहे हो कि ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, ये मेरे साथ हुआ, मेरा उस टाइम पे ब्रेकअप हुआ था, मेरा उस टाइम पर करियर में ये प्रॉब्लम आई थी, आई कैन रिलेट टू यू एट अ ह्यूमन लेवल। मेरे को आप बस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, मेरे को आप एक कनेक्शन दे रहे हो। तो पर्सनल ब्रांड की तरफ मैंने फिर शिफ्ट करने की सोचा रिसेंटली, लाइक 2-3 मंथ्स अगो, जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे, आई चेंज द नेम टू सौरभ गांधी। एंड अभी तक मेरे को वो बिलीव नहीं होता कि क्या कितनी सही जर्नी रही है ये। बट सौरभ भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हो दिखने में, तो फेसलेस चैनल तो आपको शोभा भी नहीं देता है चलाना। तो सौरभ, अगर मैं आज की डेट में स्ट्रगल कर रहा हूँ, डार्क फेज से निकल रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो मैं अपना दिन कैसे प्लान करूँ? कौन सी 5-6 चीज़ें मेरे दिन में होनी ही होनी चाहिए? एक कंसिस्टेंट रूटीन होना चाहिए, बिकॉज रूटीन का फ़ायदा ये होता है कि कई सर्टेन एक्शंस एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होना शुरू होते हैं, वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा देते हैं। अगर आप जिम में जाकर एक एक्सरसाइज 1000 बार कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू 1000 एक्सरसाइज बस एक बार करने से, बिकॉज उससे कुछ होगा नहीं, आपने मास्टर नहीं किया उस चीज़ को। तो सबसे पहले जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा, फॉलो दिस इन अ कंसिस्टेंट रूटीन। ये हर रोज़ मतलब ये करनी चाहिए? हर रोज़ ये करना है। सबसे पहले मैं अपना खुद बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं किस तरीके से अपने पूरे लाइफ को और काम को प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाता हूँ, हर चीज़ को कैसे मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। सबसे पहले जब आप उठ रहे हो, उठते ही डोंट यूज़ योर फ़ोन, बिकॉज फ़ोन यूज़ करने पे आपका क्या होगा, सबसे पहले आप फ्रेश हो और फ्रेश एनर्जी आप फ़ोन को दे रहे हो, वहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है। सेकंड, जो भी आप खाना खाओगे, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। मील्स का नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मील्स की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत आपको सोच समझ के, कॉन्शियसली, शुक्रिया अदा करके, इंटेंशन के साथ खाना चाहिए। दिन में 2 मील्स खाओ, मैक्सिमम 3 मील्स, उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत बॉडी को है ही नहीं। अगर आप बीच में स्नैक्स ले रहे हो, स्लो डाउन हो गया, नहीं आप उतना काम कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में यूज़ हो रही है। एग्जैक्टली। तीसरी अगर हम चीज़ बोलें, जब भी आप सुबह उठते हो, डोंट फॉलो अ बिग मॉर्निंग रूटीन। आजकल ये मॉर्निंग रूटीन्स बहुत चलते हैं कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए आपकी। रूटीन होना चाहिए, लेकिन उसमें इतने स्टेप्स नहीं होने चाहिए कि काम करने से पहले आप कॉफ़ी बना रहे हो, चाय बना रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। ये सारी बाद की बातें हैं। जब आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, आप फ्रेश होके बस काम करने बैठ जाओ। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन को नहीं उठाया, उसके बाद आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आप काम करना शुरू कर दो। शुरुआती काम की फ्रिक्शन के बाद आपको थोड़ा थोड़ा फील होगा कि हाँ, मेरे को समझ आ रहा है कि काम मेरे को करना क्या था, और फिर आप फ्लो स्टेट में जाना शुरू करते हो। शुरुआत में अटकना नहीं है। जब भी आप काम करना शुरू करोगे, थोड़ा सा फ्रिक्शन आती है कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मन नहीं कर रहा, अभी सुबह सुबह है, सब सो रहे हैं। नो, फ्रिक्शन से गुजरो, फ्लो स्टेट उसी के बाद आती है। इसके बाद अगर हम बात करें, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। अपनी लाइफ एक बनाना ज़रूरी है। आजकल लोगों की कोई लाइफ ही नहीं होती है। दे हैव नो फ्रेंड्स, नो फैमिली के साथ कभी भी बाहर जाना। कुछ प्लान करो अपनी लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट ऐड करो। तो शाम का ये आपका प्लान हो सकता है कि शाम को हम बाहर जाते हैं। देन सोने से पहले एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। सोने से पहले जैसे आप सोचो 11 बजे जा रहे हो बेड पे, 10:30 बजे आपको एक चीज़ करनी है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको एक मेडिटेशन करना है जो आपको मदद करे, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनको चेंज करने में। बिकॉज दिमाग एक बहुत सर्टन स्टेट में होता है सोने से पहले। दिमाग अनकॉन्शियस साइड पे जा रहा होता है। कॉन्शियस माइंड के जो दरवाजे होते हैं वो नीचे हो गए होते हैं। ऐसी तो हम सपने देखते हैं, बिकॉज सपना कहाँ से आता है? सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से, बहुत नीचे से आ रहा होता है वो। तो रात एक ऐसा समय होता है जहाँ पर ये कॉन्शियस माइंड के दरवाजे गिर जाते हैं और हम क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर जो भी हमें अपनी वायरिंग चेंज करनी है डीपर लेवल पर जाके उसे चेंज कर सकते हैं। सो इस टाइम पर अगर आप मेडिटेट करो, लाइक अ सिंपल मेडिटेशन जहाँ पर आप विजुअलाइज भी कर रहे हो, आप आंखें बंद करके एक लोटस पोस्चर में बैठे हो एंड यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग योर बेस्ट लाइफ। जो भी आपको चीज़ें चाहिए उनको फील करते हुए
अगर आप ये चीज़ करते हो सोने से पहले और आप करके बस सो जाते हो, दिस विल चेंज योर लाइफ इन लाइक 6 months. सो यानी कि एक जो 2 टाइम सबसे इम्पोर्टेंट पूरे दिन में जो निकले, मॉर्निंग एंड नाइट. मॉर्निंग एंड नाइट, या Exactly. फिर इसको थोड़ी वैदिक लैंग्वेज में बोला जाए तो जब ना दिन है ना रात है, ये 2 बार होता है, एक अर्ली मॉर्निंग में और एक लेट इवनिंग में. तो ये 2 टाइम बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि मॉर्निंग में आपने अपना काम कर लिया उस समय, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी, फ्रेशनेस, माइंड आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी पे काम कर रहा है. और यही रात के टाइम जब आप फ्री हो गए अपने दिन के सारे कामों से, तो आपने ये मेडिटेशन के लिए टाइम यूज़ करा और मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करा, एंड विच ऑल्सो हेल्प्स यू स्लीप बेटर, राइट? एग्जैक्टली सेम चीज़ योगा में भी बोली जाती है, क्योंकि वो दोनों टाइम को ये बोल रहा है कि यहाँ पर सूरज और चांद मिल रहे हैं, ये बीच का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त. यही तो होता है कि वो बीच का टाइम है जहाँ पर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज मिल रही हैं. तो ये बेस्ट टाइम होता है कुछ भी करने का. आप सबसे ज़्यादा एनर्जाइज्ड होते हो, सबसे ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ी हुई होगी. सुबह कभी उठ के आप देखना, पेन और पेपर लेके देखो, 4-5 बजे करके देखो, इतने आइडियाज फ्लो होते हैं और आप सोचते हो कि कहाँ से मैं इतनी क्रिएटिविटी ला रहा हूँ. बट वो इसलिए ही निकलती है बिकॉज दिस इज द राइट टाइम. टाइम का बहुत फर्क होता है, पूरा दिन का हर घंटा सेम नहीं होता है. दिन का अगर आप 5 बजे काम कर रहे हो, आप ज़्यादा निकाल पाओगे. तो यार आपने एक बात बोली कि खाना थोड़ा कम खाओ, ये मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है डिप्लीट होती है. आजकल बहुत डिबेट चलता है कि सप्लीमेंटेशन वर्सेस योर ओन नेचुरल फूड एंड विच इज़ बेटर. सो इसमें जब हम कम खाएंगे, हमारे बॉडी को उतने शायद न्यूट्रिएंट्स या वो नहीं मिलते हैं, तो सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है लॉन्ग रन में? सप्लीमेंट्स की जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो भी चीज़ होती है, जो भी हमारे पास टूल है, हम उसको बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं. तो अगर हमें पता है कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, अगर आप पूरे दिन सप्लीमेंट्स खा रहे हो और एक्चुअल होल फूड्स नहीं खा रहे हो, लाइफ बर्बाद है. बट अगर आपको पता है कि जो भी डाइटरी कंजम्पशन मेरी है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हैं, ठीक है, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, सॉइल में उतने न्यूट्रिएंट्स हैं ही नहीं. सॉइल हमारी लूज है, इनफर्टाइल सॉइल है हमारे पास, और उसमें जो भी वेजिटेबल्स उग रही हैं वो उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है. मतलब एक स्टैट भी है कि पहले का एक संतरा आज के पता नहीं 6-7 संतरों के बराबर है. इतना गैप आ गया है न्यूट्रिशनल वैल्यू में. हमें इतना ज़्यादा चीज़ें खानी पड़ेंगी तब जाके हमें उतना मिलेगा जितना हमें 10-20 साल पहले मिल रहा था. इस वजह से सप्लीमेंटेशन अगर आप कॉन्शियसली चूज़ करो कि हाँ मेरे अंदर ये वाले वाइटामिन की कमी है, मुझे विटामिन डी की या फिर जो भी सप्लीमेंट है उस चीज़ की ज़रूरत है, देन इट इज़ वेरी यूजफुल. बिकॉज वो जो आप लैक कर रहे हो वो आपको वापस से फिल कर रहा है आपकी लाइफ में. यार मेडिटेशन की आपने बात करी. अभी आजकल ना बहुत सारे तंत्रा पे या फिर ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म कुमारी, ये वो पता नहीं क्या क्या कंटेंट चलता है. सबसे पहले ये समझते हैं कि मेडिटेशन की भी एक डार्क साइड होती है, जैसे सबकी एक डार्क साइड होती है. फ़ोन को आप जैसे मर्जी यूज़ कर लो, चाकू को आप जैसे मर्जी यूज़ कर लो, सब्जियां काट लो या फिर किसी का मर्डर कर दो, सबकी 2 साइड्स हैं. तो आजकल लोग मेडिटेशन को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लोग उसको एक एस्केप की तरह यूज़ कर रहे हैं टू फील गुड अबाउट दमसेल्व्स. देखो मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं मेडिटेशन वाला कंटेंट देखता हूँ या फिर मैंने मेडिटेट कभी किया. अगर आप एक्चुअल में मेडिटेट करोगे तो आपको इन सारे सरफेस लेवल चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं, दिखावे की ज़रूरत नहीं है. तो अगर हम ये समझें कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है और उससे होता क्या है, 101 मेडिटेशन का अपना बस पर्पस ये है कि जो मेरे शरीर में फ्लक्चुएशंस उठ रही हैं, जो मेरे को शरीर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कुछ भी काम करने से, या मेरा मन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उन डिस्ट्रैक्शन से मैं परे हो जाऊं. सिंपल, दिस इज मेडिटेशन. कि मेरा शरीर बोल रहा है भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, मैं बोलूँ कि नहीं यार अभी थोड़ा तो रुक सकता है. मेरा मन बोल रहा है कि अभी फ़ोन उठाना है, फ़ोन उठाना है, फ़ोन उठाना है, मैं उसको बोल सकूं कि नो, अभी नहीं करना है, अभी काम करना है. दिस इज द पावर दैट यू गेट फ्रॉम मेडिटेशन. आपके पास सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है. आपको पता होता है कि अगर मेरे लिए कोई चीज़ ज़रूरी है तो मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना दूसरी फ्लक्चुएशंस के, बिना दूसरी वॉइसेस की सुने एक डायरेक्शन में कैसे बढ़ता रहूं. दिस इज मेडिटेशन. ये अकेला आपका बेनिफिट आपको मिलता है. और स्पिरिचुअल साइड जो होती है वो एक बोनस है कि आपको ये चीज़ें दिखेंगी, वो अलग गेम है. और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही लोग यूज़ करते हैं कि अच्छा ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये चीज़ दिखेगी, वो चीज़ दिखेगी. वो मेडिटेशन का पर्पस है ही नहीं. मे भी आपको देखे जब आप बहुत आगे चले जाओगे, बट इट इज़ नॉट द पर्पस. वो एक सिम्टम है जो शायद आपको मिले. वो एक, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक आपको लालच दिया जाता है कि तुम ये देखोगे, तुम ये फील करोगे, तुम्हें आनंद मिलेगा अगर तुम इस साइड पर आ जाओगे. तो एक्चुअल में उसका पर्पस वो नहीं है, पर्पस कुछ और ही है.
एक्चुअली लाइफ में ना सक्सेसफुल होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जैसे देश में यूथ के लिए, कि ये जो आपने बात बोली ना कि हैविंग सेल्फ कंट्रोल सो दैट आप जो है अपने लक्ष्य से जो है फिर नहीं रहे हो, यू आर मूविंग इन वन डायरेक्शन विच इज़ द शॉर्टेस्ट पॉइंट और शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन यू एंड द गोल दैट यू वांट टू रीच, दैट इज़ इनवैल्यूएबल। और अगर वो मेडिटेशन प्रोवाइड कर सकती है तो ये बाकी सारी जो डिस्ट्रैक्शन है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जादू हो जाएगा, वो हो जाएगा, शायद होता है, लेकिन इस समय ज़रूरी है कि आप एक सिंगल फोकस के साथ पहले सक्सेसफुल हो जाओ। जो शाहरुख खान ने कहा है कि लाइफ में सक्सेस और पैसा, या जो ओशो ने भी कहा है, ये एक्सपीरियंस करने के बाद छोड़ दो तो बात अलग है, बट एटलीस्ट रीच दैट पॉइंट वेर इन यू हैव एन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। बट ये सौरभ, ये तो हो गया डायरेक्शनल, बट जब मेडिटेशन करने कोई बैठता है तो क्या करना चाहिए? मतलब आंख बंद करके व्हाट इज इट दैट आई एम सपोज टू थिंक फॉर 10 मिनट्स? सबसे पहले हम मेडिटेशन का पर्पस क्लियर कर लेते हैं कि उसका पर्पस होता क्या है। बिकॉज पॉप कल्चर में अगर हम देखें यूट्यूब पर क्या चल रही होती है चीज़ें कि मेडिटेशन करने से आपको ये चीज़ें दिखेंगी, वो चीज़ें दिखेंगी, आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट द एक्चुअल पर्पस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का पर्पस ये है कि जो भी मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी मेरा शरीर बोल रहा है, जो भी मेरा मन बोल रहा है, जो भी मेरी प्रोग्रामिंग है, बिकॉज मेरा मन और मेरा शरीर मुझे जिंदा रखने के लिए प्रोग्राम्ड है एवोल्यूशन की वजह से। तो अगर मेरा शरीर बोल रहा है कि कुछ खा कुछ खा कुछ खा, उसका खाने का मन कर रहा है, ठीक है, उसका अर्ज आ रही है उसके अंदर से, बट मैं उससे बोल सकता हूँ कि नहीं अभी ज़रूरी नहीं है, इसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरा मन बोल रहा है कि मेरे अंदर कुछ टेम्पटेशन आ रही है, जो भी तू काम कर रहा है वो हार्ड है तो कुछ मस्ती कर ले, मैं इनको ना कैसे बोल सकूँ? ये काम होता है मेडिटेशन का, एक स्टेबिलिटी लाना मेरे अंदर। तो मेडिटेशन इज़ नॉट दैट फैंसी स्टफ जो बेचा जाता है जिस तरीके से उसे, वो बस एक बेट होता है कि आप इस तरफ आ जाओ, आपको आनंद मिलेगा, आपको ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, लेकिन जो एक्चुअल पर्पस है उसका वो ये नहीं है, वो इससे बहुत आगे है और वो सुख और दुख में नहीं फंसा हुआ है। ये सारी बातें सही हैं, मैनिफेस्टेशन वाला, ब्रेथ वाला, या कोई कैंडल पे अपना ध्यान लगाना, या ओम बोलना, बट इन सारी ये अलग अलग तरीके हैं फर्स्ट स्टेज के लिए, जहाँ पर आप अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना सीखें। तो आपको जो बेटर लगता है अपने लिए वो वाला सिलेक्ट करके आप स्टार्ट कर लो। मैं एक और सिंप्लीफाई करके ऐसा बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ एक चीज़ को पकड़ना। शिव सूत्र में शिव ने बताया है, शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि एक्चुअल में कितने तरीके होते हैं, आप हमेशा बता रहे होते हो अपने डिसाइपल्स को कि ये तरीका होता है योगा करने का, ये मेडिटेशन है। तो शिव जी सिंपली बोलते हैं कि जितने दुनिया में कण हैं, जितने एटम्स हैं, उतने तरीके हैं। अगर आप एक चीज़ को बस पकड़ना सीख लो, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, अगर आप डीपली उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लो और छोड़ो ना, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो वो ही एक डोर बन जाता है टू द डिवाइन। बिकॉज हर कण वही तो है, आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड। आप एक चीज़ के साथ लॉयल नहीं हो, यू आर चीटिंग, आप चीट कर रहे हो चीज़ों पे, आप खुद पर चीट कर रहे हो। तो अगर मेडिटेशन को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट प्रैक्टिस टू होल्ड वन थिंग। जैसे आपने त्रातक वाली बात की, फिक्स पॉइंट गेजिंग, कि सामने मैं अपने कैंडल रखूं और उस पर मैं बस उसकी फ्लेम को देखता रहूं। जितना देर तक मैं देख सकता हूं, गुड। अगली बार मैं क्या कर सकता हूं, अगर पहले मैंने 10 मिनट देखा, अब मैं 15 कर सकता हूं, या फिर 11 या 12 कर सकता हूं। ये हमें हेल्प करता है स्थिर रहने में। योगा में बोला जाता है कि जितने भी वहां पर 84 आसन हैं, उन आसनों का असली पर्पस है कि हम बस शांति से बैठ पाएं। और दूसरा, जैसे मेडिटेशन करते हुए आपने अपनी अर्जेस को किल करना सीखा, तो जो आपने पहले बात बोली थी वही होने लग जाएगा कि आपको पता है फ़ोन टच नहीं करना, तो यू विल बी एबल टू किल दैट अर्ज, वो अर्ज को आप ख़त्म कर पाओगे। और किल करने की बात नहीं है, वो आएगी और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये हो जाता है, आपकी विल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि मुझे ये करना है। वो तो बहुत लो लेवल चीज़ है, लो लेवल प्लेजर। आई एम चेजिंग अ बिगर प्लेजर, मैं किसी बड़ी चीज़ के पीछे हूँ। अपना और अपने काम के टूवर्ड्स ये रिलेशनशिप जो होता है, उसमें भी एक रिलेशनशिप होता है ना। आप कई बार देखोगे बहुत लोग होंगे वो अपने करियर को लेकर इतने पैशनेट होंगे कि उन्हें और कुछ नहीं दिखता अपने करियर के सामने। बहुत लोग होंगे ऑफिस का अगर कोई कॉल आ गया या काम आ गया, वो सब कुछ छोड़ देंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में। ये मैंने देखा, ये एक अलग लेवल का पागलपन कई लोगों का उनके काम के टूवर्ड्स दिखता है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप अपने काम के टूवर्ड्स हमेशा ही होता है, यार 5 बजे मैं घर चले जाऊँ, 6 बज गए, अब मैं बहुत लेट हो गया हूँ, आज जो है ज़्यादा काम हो गया, अच्छा मेरे को तो 8 घंटे काम करने के बाद। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप टूवर्ड्स योर करियर और वर्क। सही
रिलेशनशिप क्या है अपने करियर या वर्क को लेकर के, और वो रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश हो सकता है? सही रिलेशनशिप बाय डेफिनेशन जो वर्ड है, रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, प्यार या नफरत? प्यार। तो जब भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपने अंदर प्यार को नहीं फील कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो मुश्किल हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आसान हो जाएगा प्यार फील करते ही, बट अगर मैं कोई काम करते हुए हेट से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर लोअर लेवल के इमोशंस हैं, तो मैं कर क्या रहा हूँ वहाँ पे? मैं काम में कभी भी घुल ही नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? मेरा पर्पस ये है कि मैं एक काम ऐसा पकड़ लूँ जो वापस से मेरे को पकड़ ले। हाँ, बहुत डीप बात है कि अगर मैंने कोई काम पकड़ा है वो भी प्रॉपरली मुझे यूटिलाइज कर पाए मेरी पोटेंशियल को बाहर निकालने में। तो दो तरफा प्यार होना चाहिए, दो एक तरफा नहीं। प्यार। हाँ। कि जो आप चीज चूज कर रहे हो वो वापस से आपको चूज कर रही है। और ये चीज तभी आती है जब आप में क्लैरिटी होती है कि मुझे लाइफ में करना क्या। और ये क्लैरिटी तब आती है जब आप कुछ करना शुरू करते हो। जब आप 10 गलतियां करते हो, 10 गलत बिजनेस स्टार्ट करते हो, 10 गलत जॉब्स करते हो, तब आपको समझ आता है कि अच्छा ये चीज मेरे को पसंद नहीं आई, लेकिन वो वाली चीज जो मैंने पहले की थी ना, उससे मेरा दिमाग नहीं हट रहा। दैट्स व्हेन यू नो कि आपको कहाँ जाना है। वो ट्राई करके पता लगता है। ऐसे ही नहीं पता लगेगा कि मैं मेडिटेशन करने बैठूं और शायद कोई क्लू आ जाए। वो विशफुल थिंकिंग है और वो डिले करना है प्रोसेस को। अपने प्रोसेस को डिले नहीं करना, अपने दूर नहीं भागना, अपने किसी को ब्लेम नहीं करना। जस्ट ट्राई, जस्ट स्टार्ट डूइंग एनीथिंग जो भी आपके पास है। सो यानी कि अपने करियर से या अपने काम से भी एक लेवल का लॉयल्टी ज़रूरी है। या सो ये जब भी आप कोई काम या करियर के टूवर्ड्स इतना फोकस होकर के जाने की कोशिश करते हो ना, एक जो, क्योंकि आप पब्लिक आए में हो तो आप ये ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि एक लेवल का नेगेटिविटी आपके एनवायरनमेंट से उठता है। कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई ना कोई ऐसा बोलेगा कि यार तुम, या तो मैं तो ये भी देखा कि कई लोग बोल देंगे यार तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, यार तुम क्या पैसों के पीछे भागते रहते हो। या कोई जो है बोल देगा कि यार लाइफ में थोड़ा ठहराव या स्थिर होना चाहिए। अगर तुमने कुछ लाइफ में कर लिया, तुम यूट्यूब पे क्यों हो? हाँ, मतलब हर टाइप के कमेंट्स, हर टाइप के जो है कमेंट्स आते रहेंगे। तो ये नेगेटिविटी जो है, इससे कैसे डील करें जब आप अपने करियर से या गोल के टूवर्ड्स बिल्कुल एक आए, बिल्कुल निशाने पे साध करके भागने की कोशिश कर रहे हो? हाउ टू डील विद नेगेटिविटी एट दैट पॉइंट? हमारा काम है, देखो आपका भी और मेरा भी, लोगों को टीच करना। एक अच्छा टीचर वो होता है जो हमेशा स्टूडेंट के शूज़ में खुद को खड़ा रख के देख पाता है। वो आप ये देख सकते हो कि एक इंसान डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करता है। अगर आपको ये देखना है ना कि कौन कितना अच्छा गुरु या फिर टीचर है, जस्ट सी हाउ दे हैंडल डिफरेंसेस। ठीक है? तो जब हेट वाली बात आती है, कोई सामने से मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ नेगेटिव बोल रहा है, मेरे अंदर से बस एम्पैथी निकलती है। बिकॉज आई कैन रिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड यू कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप उस प्रॉब्लम को बस मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो। मैंने आपकी लाइफ में कोई भी बुरा नहीं किया है, तो मैं क्यों बुरा फील करूं उस बारे में? बस ये अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा जूम आउट करके देखना कि क्या मैंने इसको कुछ हर्ट किया है? नहीं, मैंने अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया, मैंने अपना फुल उसमें दिया, मेरी इंटेंशन सेल्फिश नहीं थी, मैं मदद करना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सो दिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये समझना कि हर कोई इंसान एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लेवल पर जिंदगी जीता है। वो अलग समझ के साथ जिंदगी जी रहा है। जो जितना उसके पास है उसके हिसाब से वो सही कर रहा है। सो तुम फॉरगिव कर देते हो बहुत जल्दी कि कोई बात नहीं, वो अपना पेन में है, वो अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तभी तो वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उछाल रहा है। मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, तो मैं हेट नहीं कर रहा हूँ लोगों को, मैं लोगों को और प्यार दे रहा हूँ, मैं लोगों को ऊपर उठा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और साथ में ऊपर चलते हैं। तो ये एटीट्यूड जब आप में समझ आ जाता है कि मैं लोगों को क्यों ऊपर उठा रहा हूँ, दूसरा कोई इंसान मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है जो ड्रैग कर रहा है दूसरों को, डिफरेंस यही होता है कि मेरे को समझ आ गया है कि हर कोई एक डिफरेंट लेवल पर है, तो एम्पथाइज कर पाओ तुम, उसकी गलती नहीं है, जाने दो उसे। सौरभ, जितनी आप बातें बता रहे हो ना, इसमें कनेक्शन टू सेल्फ बहुत स्ट्रांग है। या लेकिन एक मॉडर्न सोशल इशू लोनलीनेस भी है। तो जो कि आजकल बहुत और ये सोशल मीडिया की वजह से शायद वो ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है, क्योंकि आपने कभी उतने रिलेशनशिप्स ही अपने आसपास नहीं बनाए हैं। सक्सेस के जितने भी आप लेसन्स या गाइड्स देखोगे, वो कहीं ना कहीं आपको एक लेवल पे लोनलीनेस के टुवर्ड्स भी ले जाते हैं। इससे एक संगत की बात भी निकलती है, वो हम बाद में उधर आएंगे। लेकिन लोनलीनेस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? हाउ टू डील विद लोनलीनेस? आपने देखा है कैसे यूजुअली ये चीज़ बोली जाती है कि सक्सेस की जर्नी जो होती है वो बहुत लोनली होती है, फिर इट इज़ लोनली एट द टॉप। यस, इट इज़ नॉट लोनली एट द टॉप। कई लोग वहाँ पर खड़े हैं, ठीक है? जितना आप ऊपर जाते हो आपको रियलाइज़ होता है कि ओ, मुझे लग रहा था कि मेरे जैसे और लोग नहीं हैं, जो मैं अपने आप में ये मैजिक फील करता हूँ, फायर फील करता हूँ
गिने चुने कई लोग और भी हैं जिनके अंदर ये सेम फायर है। बट अगर आप इस बारे में सोचो कि ऊपर कई लोग हैं, आपको वो लोग मिलेंगे कैसे ऊपर चढ़ने से? मेरा एक फेवरेट कोट है, एक साइकियाट्रिस्ट थे डॉक्टर कार्ल युंग। उन्होंने एक ऐसी चीज़ बोली थी जो मेरे दिमाग के सबसे डीप लेवल पर गड़ी हुई है, और उसको मैंने हमेशा अप्लाई किया है बिकॉज मैं उसको यूज़ करता था टू गेन होप अपनी लाइफ में। ही सेड, इफ़ यू डू योर वर्क ट्रूली एंड कॉन्शियसली, अननोन फ्रेंड्स विल कम एंड सीक यू। अगर आप अपना काम दिल से करते हो, चाहत से करते हो, जो भी आपको जितना आप दे सकते हो दुनिया में देते हो, तो बिना मांगे आपको वो दोस्त मिलेंगे जो आप सोचते हो कि काश मेरा ऐसा दोस्त होता है, ऐसे मेरे रिलेशनशिप्स होते हैं। अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर करते हैं व्हेन यू डू योर वर्क प्रॉपरली। तो लोनलीनेस की बात कहीं ना कहीं से वर्क के साथ जुड़ी हुई है कि आप अपनी लाइफ में अपनी कितनी पोटेंशियल को यूज कर पा रहे हो। अगर आप लोनली हो, दैट ऑल्सो मीन्स कि आप उतना आगे नहीं हो जितना आप हो सकते हो। आप अपनी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज नहीं कर रहे हो। आप अपने मन में कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना रहे हो, कहानी बना रहे हो कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता बिकॉज ऑफ XYZ। अगर आप इन सारी चीज़ों को परे हटाओ और ज़रा सा काम करो, अगले 3 महीने 6 महीने साल आप काम करो, खुद लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी फील्ड के होंगे, पर होंगे। आप उनके साथ बैठना चाहोगे और वो आपको कई चीज़ें लाइफ के बारे में सिखाएंगे। जैसे आपने बोला आपने मैनिफेस्ट किया ये वाला पॉडकास्ट। हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं हमेशा, लेकिन ज़्यादातर लोग गंदी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं बिकॉज वो पूरे दिन एक्सक्यूजेस के बारे में, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ डैश, जो भी उनका एक्सक्यूज है। तो हमें इसके ऑपोजिट सोचना है और काम करना है, और जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, चाहे वो फिर पैसा हो, चाहे वो अच्छे दोस्त हो, सब आता है। सो विच मीन्स इट इज़ नॉट लोनली एट द टॉप, इट इज़ लोनली एट द बॉटम। जब आप अपने लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो या कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आपके पास, आप भीड़ में अकेले हो जाओगे। हाँ, और सबसे ज़्यादा लोनली एक्चुअल में जर्नी होती है बिकॉज ना आप वहाँ पर हो जहाँ पर टॉप के लोग हैं, और जो नीचे के लोग थे आप उनसे दूर हो चुके, आपने उनसे सारा रिश्ता काट लिया है। हाँ। तो सबसे लोनली ये बीच का रास्ता ही होगा। जो आप काम करना शुरू करोगे तभी तो लोग ये करते हैं, ज़रा सा आगे बढ़े, फेल हुए, वापस लौट के अपनी पुरानी पोजिशन पर आ गए, ओनली बिकॉज वहाँ पर कोई है ही नहीं। बीच में सन्नाटा है, बीच में डार्कनेस है, बीच में कोई लाइट नहीं है, बीच के रास्ते में कोई स्ट्रीट साइन नहीं है, कोई खड़ा होकर वहाँ पे आपको बता नहीं रहा कि आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको हर चीज़ खुद फिगर आउट करनी है। बट उस पॉइंट के बाद अच्छे लोग हैं, जो आपको चाहिए वैसे लोग हैं, तो सब कुछ मिलेगा, बस अपने रास्ते पे डटे रहो। या पर ये जो आपने बात कही कि वो पीछे के लोगों को आप छोड़ दोगे, कट आउट करोगे, ये संगति का या आपकी कंपनी का क्या फ़र्क पड़ता है आपके करियर पे, सक्सेस पे, आपकी जर्नी पे? देखो, इस पे एक स्टडी हुई थी। स्टडी में ये हुआ था कि एक ऑफिस में 2 टाइप के लोगों को लिया गया, टॉप परफॉर्मर्स और लो परफॉर्मर्स। और कई ग्रुप्स को टॉप परफॉर्मर्स के आगे रखा गया, उनके आसपास रखा गया, और कई लोगों को लो परफॉर्मर्स के आसपास रखा गया। और थोड़े टाइम बाद देखा गया, जस्ट विद इन वीक्स, जो लोग टॉप परफॉर्मर्स के आसपास थे उनकी परफॉर्मेंस में 30 to 50% जंप दिखा, जबकि जो लोग लो परफॉर्मिंग लोगों के पास थे उनकी परफॉर्मेंस पहले से भी नीचे गिर गई। इट डजंट मैटर वो पहले कैसा परफॉर्म कर रहे थे, पहले भी वो हाई परफॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक ऐसे इंसान के पास हैं जो इतना ज़्यादा उनको उनकी नाव में वेट ऐड कर रहा है, तो वो साथ में उसके डूब जाते हैं। तो संगति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मे बी बीच में वाला लोनली पीरियड आएगा, अगर आप इससे गुजर जाते हो, बहुत अच्छे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको और आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाएंगे। नेक्स्ट लेवल पर जब भी जाना होता है, दोस्त काम आएंगे, यार दोस्त काम आएंगे, नेटवर्क्स काम आएंगे। अकेले नहीं कर पाओगे। लोग ये बोल रहे होते हैं ना, लोन वुल्फ वाली चीज़ नहीं काम आती है। थोड़ा सा जब आप अपने करेंट सर्कल से दूर हो रहे होगे तब आप लोनली वुल्फ ये वाला गेम खेल सकते हो। बट जब आपको एक टीम बिल्ड करने का टाइम आ गया, जब आपको स्केल करने का टाइम आ गया, कैसे आप अकेले करोगे, कैसे हर चीज़ होगी? करेक्ट। सो विच मीन्स कि आपकी जो डेफिनेशन ऑफ योर नेटवर्क है, या फिर आपके जो दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का या टॉप परफॉर्मिंग दोस्तों का डेफिनेशन है, वो आपके लाइफ और आपके जर्नी के हिसाब से इवॉल्व होते चले जाना चाहिए। एंड आपके करियर में भी ये लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किस तरह के दोस्त और उनकी सोच क्या है। ट्रू। एक जो पेरेंट होता है ना, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा बेस्ट चाहता है। उससे ज़्यादा बड़ा वेल विशर किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में नहीं होता। लेकिन जो अब करंट जनरेशन है, और शायद जो हमारे 90s के बाद की जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं
अगर उनसे आप डेप्थ में बात करोगे तो उनके बहुत सारे ट्रॉमास उनके पेरेंट्स से शायद फ्लो कर रहे हो, उनके बहुत सारे लिमिटेशंस इन देयर साइकोलॉजी मे बी समवेयर लिंक टू द वे दे वर पेरेंटेड. सो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक पेरेंट जो है अपने बच्चे की लाइफ में वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कॉज कर रहा है, जो कि वो बिल्कुल उसका इंटेंट बिल्कुल ही अलग है उससे. सो ये पेरेंटिंग को लेकर के आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि पेरेंट्स ऑब्वियसली उनकी बुरी इंटेंशन नहीं है, वो बस ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन उनके प्रोटेक्ट करने का तरीका यूजुअली बच्चों को ख़राब करता है. बिकॉज कई लोग प्रोटेक्ट करते हैं बाय बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, कि हर चीज़ उन्हें पता होनी चाहिए, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके फ़ोन में क्या चल रहा है. और ये एक एज तक ठीक रहता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग बच्चा 30 का हो गया, शादी की उम्र है उसकी, बट फिर भी आप उसकी लाइफ में इतना डीपली इन्वॉल्व क्यों हो? बिकॉज जो वो बंदा है जिसकी लाइफ में आप इतना डीपली इन्वॉल्व हो, वो कभी भी ऑटोनॉमी फील नहीं कर पाएगा. वो जो हम ये कंट्रोल वाली बात कर रहे हैं ना, वो ये चीज़ उसको एक इमेजिनेशन वाली बात लगेगी कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पागलों वाली बातें कर रहे हैं दोनों बैठ के, इनको पता ही नहीं है रियलिटी क्या होती है. उनके पास कंट्रोल होगा ही नहीं, जीरो कंट्रोल होगा उनके पास, बिकॉज उनके दिमाग में ये चीज़ डाली गई है कि कंट्रोल तो कहीं और से आता है, मम्मी पापा देख लेंगे, मम्मी पापा हर चीज़ कंट्रोल करते हैं. एज अ किड भी सोचें तो इस माइंडसेट को ब्रेक कैसे करें? दोनों एंगल से हम देख लेते हैं, हाँ. पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी. पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि जस्ट पे अटेंशन. आपका कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि आपके हाथ फैले हुए हैं, और जब भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको बच्चे को बताने की ज़रूरत है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, देन आप अपने हाथ आगे बढ़ाओ, तब कुछ रोको, तब इंटरफेयर करो, बट लेट देम गो स्लाइट, थोड़ा दूर, थोड़ा फार उन्हें जाने दो, अननोन में जाने दो. बिकॉज घर क्या होता है, घर एक नोन एनवायरनमेंट है. मुझे पता है, एक बच्चे को पता है कि यहाँ पर ये सब होता है, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं है यहाँ पे. बट जब भी एक बच्चा अपने घर से बाहर निकल कर जाता है, पेरेंट्स क्या करें, उसे बस दूर से देखते रहें कि बच्चा अभी सेफ है, थोड़ा से और दूर जाने दो. जैसे एक बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, पहले पीछे से पकड़ा हुआ है, फिर एकदम से हाथ हट जाता है और बच्चे को पता भी नहीं होता कि हाथ हट गए हैं, वो चलाना सीख लेता है. सेम चीज़ लाइफ में होनी चाहिए कि आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, बट धीरे धीरे ढील छोड़ना भी शुरू करो, ताकि वो खुद आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख पाए. ज़्यादातर बच्चे आजकल इररिस्पॉन्सिबल इसलिए ही हैं और लाइफ में वो लॉस्ट इसलिए हैं बिकॉज पेरेंट्स इतने ओवर प्रोटेक्टिव थे, हर चीज़ उन्होंने ही की, तो बच्चों ने भी सोचा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद शायद कहीं से आइडिया आ जाएगा. तो ये जो शायद वाली चीज़ होती है, लक वाली चीज़, ये यहीं से आती है, पेरेंटिंग से, कि पेरेंट्स ज़्यादा संभाल लेते तो मैं भी यही अज्यूम करूँ. तो बच्चों को ये मैसेज है कि डोंट जस्ट वेट. आपकी एज अगर 20-25 जितनी भी है, डजेंट मैटर, आप टीनेजर भी हो, लाइफ जहाँ पर आपकी लाइफ जारी है, आपको अगर ये पता है कि आपकी लाइफ वहाँ नहीं जा रही है जहाँ पर उसको जाना चाहिए, उठ के उसको मोड़ो. ये बस बातों के लिए नहीं है कि आपको बस अपने बारे में अच्छा फील हो गया और काम खत्म हो गया. काम अभी बस शुरू हुआ है. ये सुन के नोट दिस डाउन एंड यूज दिस प्रिंसिपल्स. सर, भगवत गीता जब आपने पढ़ी तो उसमें आपका टेक अवे क्या था? व्हाट इज इट दैट यू एक्सट्रैक्टेड कि यार ये चीज़ जो है ये भगवत गीता का सार है मेरे लिए? वो कौन सी चीज़ थी? एक वर्स है चैप्टर 9 में, वर्स 22 है आई गेस, ऑल्दो मेरे को संस्कृत का श्लोक याद नहीं है, बट उसमें जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या चीज़, मैंने टेक अवे क्या किया है. उसमें कृष्ण बेसिकली ये बोल रहे हैं दैट अगर आप हर समय मुझ में डूबे हो, मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, जो भी मेरे प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जी रहे हो, तो जो भी आपको चीज़ें चाहिए मैं खुद आपके पास आके उन चीज़ों को डिलीवर करूँगा. ये कृष्णा का प्रॉमिस है. तब जो भी मुझे चीज़ चाहिए, जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी लग्जरीज चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड टू मी. मेरे को लेने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड टू मी. और कृष्ण खुद देने आएंगे, और वो देते हैं. अगर आप नोटिस करो, जब भी आप भला काम करते हो, नॉट विद एनी सेल्फिश इंटेंशन, मोर कम्स बैक टू यू. इलॉन मस्क के बारे में जैसे बोला जाता है कि व्हाई डज ही रिस्क एवरीथिंग विद हिज एवरी न्यू वेंचर? जितना भी अभी तक कमाया है वो सब कुछ रिस्क या दाव पे क्यों लगा देता है हर एक नए वेंचर के लिए या हर एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए जो वो लाइफ में करना चाहता है? बिकॉज इट इज़ समथिंग बियॉन्ड हिमसेल्फ. और जब भी आप अपने पार जाके ये सोचते हो कि मैं दुनिया में क्या दूँ, दुनिया में क्या मैं भला करूँ, कितना मैं दे सकता हूँ, कितना मैं अपनी पोटेंशियल को यूज़ कर सकता हूँ टू हेल्प देम, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट बढ़ती है. तो लोग बाहर से ये सोच रहे हैं कि मैं कभी भी इलॉन की ज़िंदगी नहीं जीना चाहूँगा, और इलॉन भी ये सोच रहा होगा कि मैं इनके जैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहूँगा.
आपको अगर मौका मिले, अगर आपके ऊपर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दें, तो ऑब्वियसली आपको वो ज़िंदगी चाहिए होगी जहाँ पर इतना पैसा, इतनी ज़्यादा लग्जरीज, इतने ज़्यादा लोग आपके आसपास होंगे। बट क्या आप सारे वो सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी हो? एंड इफ़ द आंसर इज़ नो, तो बस आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इसमें यार मेरे को पर्सनली जो बार बार मेरे मुंह से डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे बात निकलती है, लाइफ में ना ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स, सॉरो और हैप्पीनेस, सक्सेस, फेलियर, ये सब चलता रहेगा। बट ये ग्राफ कभी भी लाइफ का ना फ्लैट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि फिर आपने लाइफ को टेस्ट नहीं करा। अगर लाइफ को टेस्ट करना है तो फिर ये सारे अप्स एंड डाउन्स, रिस्क टेकिंग, जीत हार, ये सब एक्सपीरियंस कर लो कि इस मृत्यु लोक में जो कुछ है वो सब मैं एक्सपीरियंस कर लूँगा और फिर उससे ऊपर उठ जाऊँगा। ये अगर गोल है लाइफ का, तो फिर लाइफ बहुत फुलफिलिंग जियोगे। 60 साल की उम्र में ऐसा नहीं लगेगा यार पूरी ज़िंदगी निकल गई, मैंने जिया ही। रिग्रेट्स नहीं होंगे। रिग्रेट्स नहीं होंगे। वही सोच करके मैंने पॉडकास्ट भी स्टार्ट करा था वैसे, बट दैट्स फॉर अनदर डे। सौरभ, अगर एक आपको पीस ऑफ एडवाइस देना है टू समवन हु इज वांटिंग टू बिल्ड देयर करियर, तो वो क्या एडवाइस होगा एक ऐसे इंसान को जो उस पॉइंट पे है जहां आप 21 साल की उम्र में थे जब आप डिप्रेशन में थे? टेस्ट ऑल योर इंटरेस्ट्स। जब भी आपको कोई चीज़ चमकती हुई दिख रही है, उस चमक को इग्नोर मत करो। एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी में, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, कि बहुत सारी चीज़ें शाइन कर रही हैं आजकल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर मोबाइल है, कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है, इतना ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हमारे पास 100 चीज़ें हम लिस्ट कर सकते हैं कि इतना कोई भी करियर पैथ हो सकता है मेरा। तो लोग कंफ्यूज होते हैं। बट मेरा उनको एडवाइस ये होती है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यास है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर हंगर है किसी चीज़ के लिए, पिक वन थिंग एंड गो ऑल इन। एक शाइनी चीज़ को पकड़ लो, जंप करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप किसी भी चीज़ में अगर डेप्थ नहीं हासिल कर रहे हो, आप कंक्लूड नहीं कर रहे हो कि अगर मैं और चला गया होता आगे तो उसमें क्या होता। पहले आगे जाकर देखो, किसी चीज़ को अपने 3, 4, 5 साल दो, देन क्वेश्चन की लाइफ क्या होती है। आपने अगर कुछ किया नहीं है, आप अभी 20 साल के हो और आप बोल रहे हो कि लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, फिगर आउट नहीं कर पा रहा मैं, मेरे पास एडवांटेजेस नहीं है, यू हैव नॉट डन एनीथिंग। आपने ट्राई नहीं किया है। उठ के पहले घर से बाहर निकलो, चैलेंजेस फेस करो, लोगों के आगे बोलना सीखो, रिलेशनशिप्स बिल्ड करो, प्यार दो लोगों को, दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड करो, देन यू विल फिगर इट आउट ऑन योर ओन। आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है मेरे को। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ करना शुरू करोगे लेकिन आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, आप बीच में गिव अप कर दोगे। आपको पता ही नहीं होगा कि ठीक है, ये प्रोसेस का ही पार्ट होता है, जो मुश्किल है, जो पेन है, जो सेक्रीफाइस है। बट एक बार जब कर लेते हो आप, एक चीज़ में बस ऑल इन जाना है, बाकी अगली चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी। तो हमारे पॉडकास्ट का नाम भी इल्यूमिनेट है, जो शाइनी थिंग्स, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर जो है पॉडकास्ट पसंद आए। ये पूरे पॉडकास्ट का एक ही रीज़न, एक ही मकसद है कि कैसे उस बेसमेंट में जो सौरभ भाई ने बात करी थी, जो बिल्कुल अंधेरे से भरी हुई है, उसमें कैसे एक हाथ, एक लाइट, एक रे ऑफ होप पहुँचे आप तक, जिसको पकड़ के आप उससे बाहर निकल के आ जाओ। तो प्लीज़ अपने लाइफ में और कुछ आप करो ना करो, जो सौरभ भाई ने ये चीज़ें समझाई हैं इस पॉडकास्ट में, इसमें से अगर 20% भी आपने फॉलो कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे पहुंच जाओगे। तो उनको अपनी लाइफ में फॉलो और इम्प्लीमेंट ज़रूर करने की कोशिश करना, एक हम्बल सिंसियर कोशिश ज़रूर करना।